एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो सेक्शन में। हम है शर्मा जी एजुकेशन, आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक नया वीडियो। आज का वीडियो जो है हमारा केमिस्ट्री के टॉपिक से है। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और जिसको हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। अब समझने की बात यह है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जब हमने कहा कि केमिस्ट्री में एक हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन का मतलब हमने कहा कि कोई रिएक्टेंट है हमारे पास A+B, ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके कुछ टाइम के बाद बनाता है C+D। तो हमने जहां तक ऐसी रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिसमें एक सिंगल एरो होता है जो ये बताता है कि आपका ये जो रिएक्टेंट है वो एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी आगे की डायरेक्शन में, आगे की दिशा में बढ़ रहा है, जो केवल प्रोडक्ट बना रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये जो एरो है इसको हम चेंज करके ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है, रिएक्टेंट भी बन रहा है। मतलब एक तरफ से तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरी तरफ से हमारा क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। तो जब प्रोडक्ट बनने की गति और रिएक्टेंट बनने की गति यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जब दोनों बराबर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, इस बॉक्स पे आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो F और दूसरा व्यक्ति इस तरफ से फोर्स लगा रहा है F। अगर दोनों के फोर्स बराबर हैं तो ये बॉक्स ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जब ये बॉक्स इधर दोनों तरफ में से कहीं भी मूव नहीं करेगा तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जहां पे सारे फोर्स मूवमेंट सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स से नहीं है, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब मैंने एक रिएक्टेंट लिया, यानी यहाँ पे A और B एक रिएक्टेंट है और C और D हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। जब A और B मिलके हमारा C और D बना रहे हैं तो एक टाइम पे तो ऐसा होगा केवल और केवल हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट होगा। ये रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। सेम अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जीरो होगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट जाने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कब है, जब टाइम और कंसंट्रेशन का ये कर्व है। ये वाला कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये कर्व है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूंगा तो पहले सपोज करो मेरे पास थी 100 कंसंट्रेशन थी A और B की मिला के प्रारंभिक समय में, और उस समय प्रोडक्ट बना था 0। धीरे धीरे 100 में से 20 कंसंट्रेशन कम हुई और प्रोडक्ट बन गया 20। अब उसने क्या कर दिया है कि यहाँ पे बची है 100 माइनस 20, तो यानी कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास अब बचा है मामला, जो भी रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन बची है वो हमारे पास बची है 80 और यहाँ पे बन चुका है 20। जैसे ही ये 20 बना, इसने क्या करने लगा कि वापस से फॉर्मेशन करने लगा रिएक्टेंट का और ये फॉर्मेशन करने लगा प्रोडक्ट का। तो अब ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट टाइम पे 10 डोनेट कर रहा है इसको और ये 10 डोनेट कर दे रहा है वापस इसको। तो अगर ये 10 इसको दे रहा है और यही 10 वापस दे रहा है इसको, तो ना तो इसके पास बढ़ रहा है ना इसके पास कम हो रहा है। जैसे दो लोग थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। राम के पास 100 रुपए थे और श्याम के पास कुछ भी रुपए नहीं थे। राम ने क्या किया, अपने में से 20 रुपए निकाल के 100 में से 20 रुपए कम करके श्याम को दे दिए। तो अब श्याम के पास हो गए 20 रुपए और राम के पास बचे 80 रुपए। अब वो क्या करता है, राम श्याम को डायरेक्टली 10 रुपए देता है और श्याम क्या करता है, 10 रुपए उसे तुरंत वापस कर देता है। बात समझ में आ रही है कि राम श्याम को 10 रुपए देता है और श्याम क्या करता है, 10 रुपए तुरंत वापस कर देता है। तो अगर आप यही प्रोसेस 3-4 बार भी चल रही होगी तब भी अगर आप पूछोगे कि राम के पास इस समय कितने रुपए हैं, तो राम के पास इस समय रुपए होंगे 80 और श्याम के पास रुपए होंगे 20। क्यों? क्योंकि जितने राम अब रुपए दे रहा है श्याम को, उतने ही रुपए कौन दे रहा है, वापस श्याम। ठीक है, तो ऐसा ही रेट ऑफ रिएक्शन में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें कंसंट्रेशन और टाइम कर्व के लिए, तो कंसंट्रेशन और टाइम कर्व के बीच में जब हम बनाएंगे तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है।
जैसे ही ये रिएक्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, उतने ही टाइम पे हमारी प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और हमें ऐसा लगेगा कि ना तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ना अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा यही है, जब दोनों तरफ की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब दोनों चीजें हमारी कांस्टेंट हो जाएंगी, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें कर्व देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम के 3 तरीके के कर्व होते हैं। जब हम टाइम और कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो 3 तरीके के हमें कर्व बनाने पड़ेंगे। तीनों कर्व को हमें स्टडी करना पड़ेगा। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ली है। अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो पहला कर्व ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम हुई और एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो गई। जिस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसी तरीके से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी और एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो गई। लेकिन अभी भी क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन इस पॉइंट पे आके दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से। दूसरा कर्व इस तरीके से बन सकता है कि हमने क्या किया कि रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट को कांस्टेंट हो गया, सेम प्रोडक्ट बढ़ा और प्रोडक्ट जाके यहां से ऐसे कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ से रिएक्टेंट को कम किया, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ से ऊपर जाके कांस्टेंट हो गई। दूसरा केस में क्या है कि प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा केस देखते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तीसरा केस ये हो सकता है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्टेंट कम कर रहे हैं, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट की सेम कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट की, और दोनों जाके एक किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। इस पॉइंट पे क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी CR इज इक्वल टू CP। तो ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों कर्व इक्विलिब्रियम के लिए हमारे क्या है, ट्रू है। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ध्यान हमारे मन में ये रहना चाहिए, कर्व कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में होने चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, किसकी, रिएक्टेंट की, बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब कांस्टेंट होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक ही पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो, मतलब एक ही जगह पे कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि एक, या हो सकता है कि CP कम हो CR से, या हो सकता है CR ज्यादा हो CP से, या हो सकता है CR और CP दोनों बराबर हो। तो ये तीनों कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम के लिए है, हमें यही ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन को हम रेट के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन में एक्चुअली है क्या। तो मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा। मैंने कहा कि ए बी रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं सी और डी, और ए के मैंने मोल लिए हैं स्मॉल ए, और बी के मोल लिए हैं स्मॉल बी, और सी के मोल लिए हैं स्मॉल डी, और डी के मोल लिए हैं स्मॉल डी। ठीक है, सबके ये मोल हैं आगे लिखे हुए। ठीक, और इनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, कहाँ की बात करूं, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता हूं, यानी यहां से यहां जाना चाहता हूं, यानी रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो मैंने इसको लिखा RF प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, और उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लिख देते हैं पावर में। दूसरा है B, इसको लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है उसको भी लिखेंगे पावर में। ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है।
रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितनी स्पीड से आपकी जो ये कंसंट्रेशन है वो कन्वर्ट हो रही है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने लगा दिया कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ, और ये क्या हो गया ब्रैकेट में ए और बी, और ये हमारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ठीक। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई, किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। सेम रिएक्शन में लिख सकता हूँ रिवर्स डायरेक्शन के लिए। अगर मैं कहूँ कि ये वाला प्रोडक्ट बन तो गया, बनने के बाद क्या कर रहा है, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करने के लिए इसका भी कुछ ना कुछ रेट ऑफ कन्वर्जन होगा। उसी रेट ऑफ कन्वर्जन को मैं इसमें लिखना चाहता हूँ। उसी रेट ऑफ कन्वर्जन को लिखने के लिए मैंने कहा कि आर भी प्रोपोर्शनल होगा फिर से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब ये c की पावर c और d की पावर d है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कोफिशिएंट kb कोफिशिएंट लगाया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने c की पावर c और d की पावर d। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम ये कहता है, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट के लिए कहता है कि आप किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तब सेटिस्फाई कर सकते हो जब आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और रिवर्स डायरेक्शन की रेट या बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब जितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, उतनी ही स्पीड से आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में। तो ना तो हमें ये दिखाई देगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ना ये लगेगा ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि जितनी तेजी से राम मोहन को पैसे, श्याम को पैसे दे रहा है, उतनी तेजी से श्याम राम को पैसे दे रहा है और सेम अमाउंट में पैसे दे रहा है। मतलब उनका रेट क्या है, एक्सचेंज का सेम है। अगर रेट एक्सचेंज का सेम है तो क्या दोनों के नेट वर्थ पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यही बात हमें बताती है क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को जब मैं रेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करता हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इज इक्वल टू रिवर्स डायरेक्शन का रेट या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली, और बैकवर्ड डायरेक्शन है कौन सी, नीचे वाली। मतलब आप ए से बी से ए और बी को मिला के सी और डी बना रहे हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और जब सी और डी को मिला के आप ए और बी बना रहे हो तो ये रिवर्स डायरेक्शन है। दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखने के बाद ये आर एफ और आर बी इन दोनों की वैल्यू में लिखता हूँ। तो दोनों की वैल्यू लिखने के बाद मेरा आएगा के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, तो अब हमें करना क्या है कि हमें जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और रिएक्शन कांस्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, हमने देखा कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आनी है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि दोनों तरफ का रेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रेट का मतलब क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेट दोनों का बराबर है। अब यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है के एफ अपॉन के बी की। तो के एफ देखिए इस तरफ है, के बी इस तरफ है, तो मैं के एफ को के बी को के एफ के डिवाइड में लाता हूँ, ये वाली वैल्यूज को इस तरफ लेके आता हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सी उसकी पावर स्मॉल सी, concentration of D power small d divided by concentration of A power A concentration of B power B। अब यहाँ से एक चीज और मेरे को समझ में आ गई कि ये जो KF अपॉन KB है ये कुछ और नहीं है, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। अब इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन के सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऊपर कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, नीचे कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो हमारी कहानी बनेगी कुछ इस तरीके से कि के सी इज इक्वल टू हो जाएगा C की पावर C D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर A B की पावर B। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है,
अब मेरे को इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट निकालने के लिए हम एक काम और कर लेते हैं। मुझे पता है कि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो इसकी भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो कुल मिला के ये सारा का सारा बन जाएगा मामला मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में अब पावर हमें लगानी है, तो ऊपर की दोनों की मल्टीप्लाई की पावर ऐड होगी C प्लस डी, और नीचे जो डिवाइड में पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो कुल मिला के ये हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। इस यूनिट में अगर हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू सारी की सारी यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, इस वाली वैल्यू पे। ये क्या है एक्चुअली में, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, कई बार रिएक्शन में आपको दे रखी होगी, जनरल इक्विलिब्रियम के लिए कोई रिएक्शन दे रखी होगी, हमें बस उसके आगे के कोएफिशिएंट देखने हैं। कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एन जी। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है C प्लस डी माइनस A माइनस B, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी का मतलब होता है चेंज इन मोल इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का मतलब क्या है कि ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, 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 तो हम इन सबके मोल कंसीडर करेंगे। तो चेंज इन मोल का मतलब क्या है, चेंज इन मोल का मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास C प्लस डी, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास A प्लस बी। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा C प्लस डी माइनस A माइनस बी, तो ये हमारा हो गया डेल्टा एन जी। अगर पूरी रिएक्शन में कोई भी गैसियस स्टेट में नहीं है तो डेल्टा एन जी हमारा क्या हो जाएगा, 0। और डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो उसकी कोई भी क्या यूनिट होगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। अगर हमारा केवल प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो हम केवल प्रोडक्ट को गैसियस फॉर्म में लेंगे, रिएक्टेंट अगर गैसियस फॉर्म में नहीं है तो उसके मोल्स हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसके लिए, केवल जब हमें यूनिट निकालनी होगी तब। ओके क्लियर। तो जब हमें यूनिट निकालनी है तब हम डेल्टा एन जी को कंसीडर करेंगे, वरना यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सारा का सारा जरूरी नहीं गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा तब भी हम इसकी पावर लगाएंगे, और सॉलिड स्टेट को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। सॉलिड स्टेट को इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट की हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो हम किसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, फ्लूइड की। किसकी कंसंट्रेशन, फ्लूइड का मतलब क्या है कि आपका या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, तो इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो हम उसी को कंसीडर करेंगे, उसी की कंसंट्रेशन लेंगे और उसी को आगे हम इसमें पुट करेंगे। तो ये तो हमारा आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। अगर मेरे को इसको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर, तो फॉर प्रेशर निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। हमें आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता होती है, तो मैंने लिखी आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखने के बाद मैंने यहाँ से एक और इक्वेशन लिखी, पी इज इक्वल टू एन बाई बी आर टी। तो एन बाई बी मुझे पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है, तो मैंने इस इक्वेशन को फिर से लिख दिया, P इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, मेरी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो भी है एक्स वाई जेड। अब मैं निकालना चाहता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब प्रेशर ऑफ ए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए आर टी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। पीवी के लिए बात करूंगा तो पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। पी सी के लिए बात करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और पी डी के लिए बात करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। तो हमने इन सबकी कंसंट्रेशन निकाली। इन सबकी कंसंट्रेशन निकाल के एक्चुअली में हम करना क्या चाहते हैं, तो करना ये चाहते हैं कि हम इसको कंसंट्रेशन यानी केसी और केपी के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो हमने पहले तो कंसंट्रेशन निकाली, अब इसको हम एक्चुअली में पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे देखते हैं। पुट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि अगर कंसंट्रेशन निकालनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना प्रेशर के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे पहले हम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, इसकी पावर सी और इसकी पावर डी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो याद रखना जो मैंने सी ए लिखा है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि एक्चुअली हमने जो केसी में लिखा है उसको इसी फॉर्म में लिखा है कंसंट्रेशन को। तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, सी ए लिखना चाहो या कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। इसकी पावर सी है और आर टी की पावर भी सी है। ठीक है,
तो आर टी की पावर भी सी हो गया, और यहाँ पर डी को लिखूंगा तो डी, डी की पावर डी, और आर टी की पावर भी डी हो गया, ये पूरा आर टी की पावर डी। ओके, डिवाइड करना है मुझे, तो ये हो जाएगा ए की पावर स्मॉल ए आर टी की पावर स्मॉल ए, और सी की पावर क्या हो गया ए बी, बी की पावर स्मॉल बी, आर टी की पावर भी स्मॉल बी। तो मेरे को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था किसके लिए, प्रेशर के लिए, तो मुझे पता था पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको लिखने के बाद मेरे को केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकालना था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास कहानी आएगी कि सी की पावर सी है और डी की पावर डी है। ओके, और इसके बाद बचती है आर टी की पावर सी प्लस डी ऊपर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचता है ए की पावर ए, यानी कंसंट्रेशन ए की पावर ए और कंसंट्रेशन बी की पावर बी, और यहाँ पे बचता है आर टी की पावर ए प्लस बी। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा क्या, ये देखो ये बोली पूरी वाली टर्म अभी हमने निकाली थी केसी होती है, तो ये वाली टर्म हो गई हमारी केसी, और ये क्या है आर टी, आर टी की पावर क्या आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, और ये बिल्कुल वही है जो अभी हमने निकाला था डेल्टा एन जी। तो ये के पी इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर हो गया सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। इसको अगर मैं ठीक से लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख दूंगा, दोनों के बीच का रिलेशन, तो दोनों के बीच का रिलेशन हमें याद रखना है कि के पी इज इक्वल टू होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मैं फिर से बता रहा हूँ, मोल चेंज ऑफ मोल इन गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट में जितने मोल ऑफ चेंज मोल हो रहा है, मोल चेंज हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डेल्टा एन जी। तो ये रिलेशन आ गया हमारा केपी और केसी के बीच में। इसके बाद एक चीज हमें और याद रखनी है, यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो कि आपसे पूछा जाए केसी और केपी किस पे डिपेंड करते हैं, तो स्टार बना के लिख लेना कि केसी और एंड केपी, केसी एंड केपी जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या चेंज होगा, केपी और केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि किस पे डिपेंड करते हैं, केवल और केवल टेम्परेचर पे, ठीक। अब यहाँ से एक चीज और निकाली जा सकती है कि हमसे पूछा जाता है कहानी में, क्वेश्चन में, आगे जब भी आप पढ़ोगे तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाता है कि केपी और केसी कब बड़े होंगे कब छोटे होंगे, मतलब इनइक्वालिटी बतानी है कि केपी केसी कब बराबर होंगे, केपी केसी कब बड़े होंगे, केपी कब बड़ा होगा, केसी कब बड़ा होगा। तो ये दोनों इनइक्वालिटी बतानी है, तो ये वाली इनइक्वालिटी हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी अगले वीडियो में देखेंगे। kx यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोल्स वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हमारे फेसबुक पेज शर्मा जी एजुकेशन पे आप लिख सकते हैं, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का मेरा एक सवाल भी है, अगर आप लिखना चाहें, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो मेरे को एक सवाल है आप लोगों के लिए, उसका आंसर आप इस कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि केपी और केसी किस पे डिपेंड करता है। और हमारा पेज शर्मा जी एजुकेशन यूट्यूब का सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पे हमें लाइक करना ना भूलें प्लीज़, और दूसरों को भी बताते रहिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए।